हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग फिट और फाइन हैं, तैयारी मज़े में चल रही है। और आपकी तैयारी के लिए ही सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है और ये इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस बार जो चेंजेस हुए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसमें ये बोला गया था कि अब क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। मीन्स जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े मिक्सअप होकर आएंगे, या फिर कहें कि थोड़े क्या बोल सकते हैं उसको हम, कि जो वे होगा प्रेजेंट करने का क्वेश्चन का वो थोड़ा चेंज होगा पहले से। तो यही यहाँ पे थोड़ा इस प्रैक्टिस पेपर में दिख रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इस को लेकर काफ़ी परेशान है और चिंतित हो रहे हैं। इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा किया हुआ है। बस ये है कि जो कॉन्सेप्ट हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग यूज़ करते थे, उसमें से 2-3 कॉन्सेप्ट मिला करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। अभी आपके करने की बस देर है। आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन करना सीख जाओगे। और इसका एक पर्पस और भी है कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स और टफ एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस में यही सब कुछ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर है, मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। सीबीएसई का जो वेबसाइट है, इस पे सैम्पल पेपर है। ये आपका है क्वेश्चन बैंक के अंदर में है आपका ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस सबका है। इसमें मैथमेटिक्स का हम ओपन करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है वो देखेंगे। पेपर ये डाउनलोड हो चुका है। ये आपका पेपर है, ठीक है। तो सब कुछ पैटर्न तो वही है, 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने थे, वो सब कुछ वही है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि ये 20 क्वेश्चंस हैं। पहले ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थोड़े से आपको क्वेश्चंस देख करके लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, या फिर कैसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बहुत ईजी मैं अभी करके आपको सारा दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ओवर व्यू देता हूँ एक बार क्वेश्चन पेपर का कि किस तरह का ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। ये देख लीजिए, है ना। और हम अभी इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप देखते जाइए। अ सर्कल इज ड्रॉन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये टफ नहीं है। बट ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ टीचर्स के द्वारा कि ये 11th का और 12th का स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये 10th के स्टैंडर्ड का है। बस ये है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट न देकर साथ में 2 कॉन्सेप्ट को भी कई बार, या 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया है, और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे आसानी से कर पाओगे, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। ये आपके 1 मार्कर हो गए, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चंस हो गए 20। देख रहे हैं ये, यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। ये असर्शन रीजन बेस्ड हो गया। ये हो गया 2 मार्क्स से क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 21, 22 ये 2 मार्कर हैं, ठीक है। 23, 24, 25 मतलब आपका जो सेक्शन बी है। फिर इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ये तो बिल्कुल इजी होते ही हैं, आप कर सकते हो आसानी से। और सेक्शन सी के बाद आता है ये सेक्शन डी। सेक्शन सी हो गया, इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। तो जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम आज कर पाएंगे, कर लेंगे। सेक्शन सी तक या डी तक मैं देखता हूँ सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लें आज। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डी में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपने क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया होगा, आई थिंक आपने पहले भी शायद डाउनलोड करके देखा होगा, नहीं तो आपने यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लिया कि क्या है क्वेश्चंस किस तरह के हैं, ठीक है बेटा। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने क्या किया है कि इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करना, थोड़ा समझाना के लिए स्पेस मिल जाए, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके कट करके मैंने इसको अपने बोर्ड पे पेस्ट कर लिया है ताकि आपको हेल्प मिले। तो हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे
और वहाँ चल के देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है, और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते अपने बोर्ड पे। तो ये आपके सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग रेडी हो, तैयार हो? तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px passes through the point -5 0 0 -40 8 0 एंड 5 -30। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ इन सब पॉइंट से पास करता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ px, इसमें से कौन px का फैक्टर होगा? x -5 होगा, x -8 होगा, x +30 होगा, x +40 होगा, ये पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो मालूम है तो हम उसका फैक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है उसको ध्यान से देखना कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, कितना है पॉलिनोमियल? x² - 5x + 6, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का अगर हम इस पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो कितना बनता है? x -2 और x -3। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आता होगा, आप उससे इसको फैक्टर करो, आपको ये मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ दो पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलूं तो क्या करोगे आप कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के बराबर करोगे। तो x -2 = 0 करोगे और x -3, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कर दिया आपने px को। तो x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई 3, एक मिल गया 2। तो यहां से क्या मिला आपको कि पॉलिनोमियल के जीरो क्या हैं? 3 और 2 हैं, ठीक है। तो अगर जीरोस 3 और 2 हैं तो फैक्टर क्या बन रहा है? x -2 x -3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोज मालूम हो तो फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आप यहां देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाता हूं, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा। तो ये किस तरह का पैराबोला? कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, वो पॉजिटिव है, तो इसका मुंह ऊपर की ओर होगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? x = 3 पर px 0 है और x = 2 पे px 0 है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आपसे ग्राफ खींचते तो आप बॉक्स बना करके यहाँ पर बॉक्स बनाते और यहाँ x और y लेते। तो x = जब 2 लेते हैं तो आपका px क्या आएगा? 0 आएगा। देखो चेक करो, x = 3 पर भी 0 आ रहा है, और अदर जो पॉइंट होंगे उस पर हम देख सकते हैं किस पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें इन दो पॉइंट पे वैल्यू 0 आई, मतलब इसका एक तो 2 0 पॉइंट मिला, एक मिला 3 0। आपने एक्सरसाइज जो आपका है 2.1 उसमें ये चीज पढ़ी थी ना कि ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, वही उसके जीरोज होते हैं। तो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पर और 3 पे। तो 2 और 3 क्या हैं? जीरोज हैं। तो ग्राफ के हेल्प से इसका ग्राफ ड्रॉ करके हमने ये देखा कि जहां पर x एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही इसके जीरोज बनते हैं, यानी 2 0 और 3 0। तो 2 और 3 क्या हो गए? जीरोज हो गए इसके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वही काम यहां करने जा रहे हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो -5 0 पे समथिंग, ये पॉइंट मान सकते हैं -5 0, और कहां पे? 0 -40 और 8 0। 0 -40 कहां होगा? 0 मतलब x वाला 0 है, y -40 इधर कहीं होगा, 0 -40, ठीक है। और ये यहां है 8 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कहां कर रहा है? 5 -30।
तो 5 इधर कहीं होगा, -30 यहाँ कहीं होगा, तो ये 5 - 30 है। मैंने ऐसे पॉइंट को लोकेट कर दिया। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बने, जो भी ग्राफ बने, मुझे पता नहीं है कैसा ग्राफ बनेगा, बस मुझे इतना पता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट अगर ए माने और बी माने, तो ए और बी पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर? ए और बी पर, जो कि एक -50 और 80, ये 2 पॉइंट है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो गए? तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मिल गया बेटा? पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया आपका -5 और दूसरा क्या मिला? 8। -5 मिला और क्या मिल गया? 8। ये 2 जीरोज मिल गए। और अगर आपको जीरोज मिलते हैं तो आपको फैक्टर का पता चल जाता है। तो फैक्टर क्या मिलेंगे? तो फैक्टर क्या क्या मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के? x -5 और क्या मिलेगा? x -8। तो x -5 क्या हो जाएगा? ये तो x + 5 बन जाएगा। फाइनली देखें तो ये बन जाएगा आपका x + 5 और एक बन जाएगा x + 8। और भी इसके जीरोज हो सकते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना हो, अगर कोई और पॉलिनोमियल हो तो। लेकिन फिलहाल हम इन दोनों के बेस पर ये बता सकते हैं कि इसके 2 जीरोज 5 और -5 और 8 थे, और इसके जो फैक्टर होंगे ये दोनों होंगे। अब आपको x -8 है, चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो x -5 तो होगा नहीं, x -8 होगा, क्योंकि x + 5 तो है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये चीज बहुत ही समझने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये इजी क्वेश्चन है, आपने पहले कर रखा है, इसमें कोई खासियत बड़ी चीज नहीं है। बस यहां थोड़ी ध्यान देने की बात है कि mx + 4y - 6 = 0 है। यहां क्या दिया हुआ है आपका? mx + 4y - 6 = 0 है। दूसरे वाले में -12x को इधर रख लेते हैं ताकि अरेंज कर सके, +ny + 12 = 0 है। और फॉर विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग m and n do above equation have infinitely many solution? m और n के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ये बताना है। तो वी नो दैट कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आपने पढ़ा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी नो दैट कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वेरी सिंपल। तो आपको यही करना है, ठीक है। आपको पता है a1 कितना है? a1 है 5, b1 कितना है 4, c1 कितना है -6, a2 कितना है -12, b2 कितना है n और c2 कितना है बेटा 12। ये c1 है। तो आपको क्या निकालना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को इक्वेट करना है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है। तो चलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो है हमारे पास, यहीं से मैं इसका डायरेक्टली यूज कर रहा हूं और लिख रहा हूं। ध्यान देना बेटा, a1 5 अपॉन -12 है ना। a की वैल्यू 5 नहीं है, a1 की वैल्यू m है। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया ये। तो m अपॉन -12 इक्वल टू 4 अपॉन n इक्वल टू -6 अपॉन 12। अब यहां से आप आसानी से m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार, क्योंकि सारे इक्वल हैं तो दो का लेके चलेंगे। m अपॉन -12 के साथ में मैंने 6 अपॉन 12 को लिया, तो यहां से देखो 12 से 12 कैंसिल, ये -1 इधर कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू +6 आ गया। ये तो समझ आ रहा होगा आपको। और फिर मैंने दिस इक्वल टू ये लिया, 4 अपॉन n इक्वल टू -6 अपॉन 12 लिया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो n इक्वल टू 4 × 12 अपॉन -6, तो 6 2 जा 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -8।
बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारा m और n मिल चुका है। ये बहुत ईजी था, आपको मालूम था कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है और समझने की जरूरत है। अ टीचर आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स above the nature of the roots of QWERTY equation। नेचर ऑफ रूट्स के QWERTY इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये स्टेटमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर दिए हैं अपने स्टेटमेंट्स, उनको देखेंगे। है क्या कि अगर आपका ये QWERTY इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये आपका QWERTY इक्वेशन है और इसमें ये गिवन है कंडीशन। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। अगर आपका इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा इसका, b² माइनस 4ac यानी q² माइनस 4pr। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट और दिस इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। रूट्स कैसे हैं, रूट्स विल बी रियल, ये आपको पता है। लेकिन टीचर ने आपको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए बोला कि ठीक है आपके रूट्स तो रियल हैं यहाँ पे, लेकिन रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, कैसा पॉजिटिव है या निगेटिव, मतलब ये बताना है आपको मेनली यहाँ पर। तो जैन ने आंसर दिया, जैन ने कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अगर ऐसा होता है तो रूट्स क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। विपुल आंसर पॉजिटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव। अगर पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव हो तो ये जो रूट्स है वो सारे पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। अल्फा और बीटा अगर मान रूट है तो ये पॉजिटिव होंगे जब पी क्यू आर पॉजिटिव हो, और निगेटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, है ना। यहां पर ये बहुत ही समझने वाली चीज है ना, और इसको बहुत ही अच्छी तरह गांठ बांध कर अपने दिमाग में रखने वाली चीजों में बताने जा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर पॉजिटिव है तो रूट्स निगेटिव होंगे, सुमन ने बोला ये बात, ठीक है, और विपुल ने ये बोला है। अब हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, किसने करेक्ट आंसर दिया, तो हम इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। देखो आपको पता है कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है। अगर ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी आता है, और एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे, बच्चे ने मेरे से क्वेश्चंस में पूछे थे, उनके जो प्री बोर्ड्स में आए थे, तो वहाँ पर भी वो फंस रहे थे। तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका आपका रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट है। अब बात आती है कि a b c तीनों पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो रूट्स पर क्या इफेक्ट आने वाला है, इसको चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं इफ a b एंड c आर पॉजिटिव, क्या है ये पॉजिटिव है। चलिए हमने सबको पॉजिटिव ले लिया, तो रूट्स कैसा होगा, हमने a को भी पॉजिटिव लिया और b को भी पॉजिटिव लिया और c को भी पॉजिटिव लिया। आप देखो यहां पर कि जो b की जो आप यहां पर देखो कि यहां पर तो माइनस b है। अगर a और c पॉजिटिव हैं, b² माइनस 4ac तो पॉजिटिव दिया ही है आपका, ये दिया हुआ है कि b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो ये साफ साफ है कि अगर a और c पॉजिटिव हैं तो यहाँ जो एक प्रोडक्ट आएगा वो b² से माइनस होगा। देखो b² का जो अंडर रूट है वो b के इक्वल होता है ना,
लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट लेंगे जहां पर a और c दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर से कुछ नंबर माइनस हो चुका है, तो इसका रूट लेने पर जो b की वैल्यू आएगी, जो इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो लेस देन b आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर हमें ये पता चला कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन बी है, प्लस माइनस एक ऐसी वैल्यू जो लेस देन बी है, लेस देन बी है। ठीक है बेटा, और नीचे क्या है 2a। अब ये नीचे a है, ये b की वैल्यू पॉजिटिव थी तो माइनस b की वैल्यू निगेटिव, एक वैल्यू हमें मिल गई निगेटिव, एक ग्रेटर निगेटिव वैल्यू है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि निगेटिव में बड़ी वैल्यू है, या बोले कि माइनस बी जो है वो b से जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए भी क्या होगी। यहां पर ऐसे समझे, ध्यान से समझे, देखो ये माइनस का b है मतलब एक निगेटिव है, और हमने अब यहां पे दो केस मिल रहा है, एक माइनस बी प्लस लेस देन बी अपॉन 2a, ये पूरी पॉजिटिव है, 2a क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरा क्या मिल रहा है, माइनस बी प्लस की जगह पर यहां दूसरा हमारा क्या मिलेगा माइनस और एक लेस देन बी पॉइंट, लेस देन बी वैल्यू है, लेस देन बी एक छोटी वैल्यू है अपॉन 2a। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर जो वैल्यू मिलेगी b से छोटी है ना, मतलब जो b की एक्चुअल वैल्यू से छोटी, यहां पर इस b की बात नहीं कर, इस b इसको बात सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इससे छोटी है। अगर ये माइनस का 5 है ये वाला और इससे छोटा वैल्यू ये प्लस का 4 हो गया, तो हमें वैल्यू यहां पर तो माइनस में ही मिलने वाली है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये निगेटिव, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू इन दोनों के सम के साथ में हमें निगेटिव देता है, मतलब निगेटिव अपॉन 2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए बी सी तो पॉजिटिव तीनों लिया था हमने क्या लिया था कंडीशन में, ए बी सी तीनों पॉजिटिव, तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर तो निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो हमें क्या मिल गया, देखो ध्यान से बेटा, हमें मिला निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। और इस केस में क्या मिल रहा, ऊपर निगेटिव, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड होकर माइनस में आएंगे, और फिर पॉजिटिव, निगेटिव अपन पॉजिटिव, निगेटिव अपन पॉजिटिव। मैंने सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो तो हमें अल्फा और बीटा, अगर इसको अल्फा माने इसको बीटा माने, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, देखो निगेटिव निगेटिव, ये बात है। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में क्या आया कि अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। सेम केस में अब मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं छोटा सा, कि किस केस में आप क्या बोलेंगे। देखना ध्यान से ये चीज, कि अगर आपके पास ए बी और सी ये तीनों आर, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा और बीटा बोथ क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, अब ए बी सी आर अगर आप निगेटिव लेते हैं तो भी आप चेक करेंगे कि अल्फा और बीटा बोथ निगेटिव होंगे। पॉजिटिव केस में मिलते हैं, अगर आप चेक करोगे, देखो अभी ध्यान से देखना, निगेटिव अल्फा बीटा दोनों निगेटिव जब एबीसी पॉजिटिव है और एबीसी निगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस केस में ये पॉजिटिव मिलता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर बी निगेटिव है और ए और बी ये दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो उस केस में आपको अल्फा और बीटा दोनों क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। ये आपको याद रखने की चीज है, बिल्कुल ध्यान से, कि इस केस में आपको अल्फा बीटा बोथ पॉजिटिव मिलेंगे, बोथ पॉजिटिव मिलेंगे, बोथ। तो बोथ निगेटिव कब, जब एबीसी पॉजिटिव और एबीसी निगेटिव। जब ये पॉजिटिव ए और बी पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, उस केस में आपको
अल्फा बीटा बोथ पॉजिटिव मिलेंगे। और जितने भी केस बना लो, जितने भी केस बना लो इसमें कि ए नेगेटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऑल इन ऑल केस, इन अदर ऑल केसेस, ये मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा इसलिए मैंने आपको बनाकर दे दिया, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसे करना है मैंने एक करके समझाया, उसके बिहाफ पे निकाला, ठीक है। और भी तरीके हैं समझाने के, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे याद रखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पे आ गए मैंने देखा, इसलिए मैंने पूरा एक टेबल निकाल के रख दिया कि इन अदर केसेस चाहे कोई भी केस हो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जो भी हो, लेकिन बी नेगेटिव हो गया ए भी पॉजिटिव हो गया तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। इन अदर ऑल केसेस वी सी दैट कि अल्फा और बीटा में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। याद रहेगा ये केस? मैंने एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा बताया। अब अपने क्वेश्चन पे लौट के चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमें क्या मिला। अब यहां पर देखो क्या था कि पी क्यू आर, ये कोफिशिएंट्स है पी क्यू आर, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे मिलनी है? निगेटिव मिलनी है। तो आप बताओ किसने सही बोला? पी क्यू आर पॉजिटिव तो निगेटिव। मिला कि नहीं मिला बताओ? सुमन आंसर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी नेगेटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव। तो हमने ये केस निकाला, इन दोनों के करेक्ट नहीं है, ये सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहां आपने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे, एक दो कॉन्सेप्ट और है अभी बताऊंगा तो आप बोर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर यही है बेटा कि क्वेश्चंस जो है ना सीधे नहीं हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस में पहले ही ये अनाउंसमेंट थी कि जो इस बार क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, थोड़े टिपिकल तो होंगे, मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट होंगे। तो यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट मिक्सअप है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, इतना टफ नहीं है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट 0 O-4 3, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर है, ठीक है। The ratio of the area of inner circle to that of the outer circle is 1:9। जो इनर सर्कल है मतलब ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल का और जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल तो पूरा हो गया, इन दोनों बड़े सर्कल और छोटे सर्कल का जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो, आउटर सर्कल में ये सारे हो जाएंगे, ये भी आएगा ग्रीन और ये भी आएगा, ठीक है बेटा, ये आएगा। तो इन पूरे का जो रेशियो दिया हुआ है 1:9, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है? A एंड B लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B आर 3:5। अब यहां पर दो चैप्टर मिक्सअप हो गया, मेंसुरेशन का, या सॉरी एरिया रिलेटेड सर्कल मिक्सअप हो गया और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स कर दिया। कुछ खास नहीं है, आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, जो गिवन है पहले वो लेके चलते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल आर से, ये बड़े वाले को, और छोटे वाले को स्मॉल आर से, ठीक है। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन क्या है कि पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम है वो कितनी है? 1:9। आप जब करोगे तो बहुत जल्दी में आसानी से कर पाओगे, मुझे समझाना है इसलिए मैं इतना लंबा टाइम ले रहा हूँ, इतना मत सोचना कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सबको समझाना जरूरी है। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/9 आ गई, और यहां से देखें तो आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। इतना तो पता चल रहा होगा आपको कि हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट कर लिया, 1/3 आ गया, ठीक है। हमें आर मींस अगर हम बात करें, आर क्या है हमारा? ओबी है, कैपिटल स्मॉल आर क्या है हमारा? तो ओए है, स्मॉल आर हमारा क्या है? ओए, यानी ओए अपॉन आपको क्या मिल गया?
ओ ए अपॉन ओ बी की वैल्यू मिल चुकी है, ओ ए अपॉन ओ बी की वैल्यू 1/3 मिल चुकी है। हमें देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है कि ये आपको पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये जो है आपका यहाँ आपका ये पॉइंट O है, ये पॉइंट हमारा A है और B है। हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें ये पता है कि OB इज टू, OB मतलब OB हमारा 3 है, यहाँ से आते ये 3, और OA क्या है, ये 1 है। तो हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OA इज टू AB लाना पड़ेगा, और फिर हमें हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला उसको यूज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर OA इज टू AB लाना चाहते हैं। तो देखो अगर हम OA को अगर हम मान लें OA इक्वल टू 1K मान सकते हैं, और OB कितना है हमारा 3K, तो AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। तो AB क्या हो जाएगा हमारा बेटा, OB माइनस OA। कितना आसान है। तो OB हमारा 3K माइनस K कितना आ गया 2K। तो अगर हम चाहें कि OA अपॉन AB लिखें, OA अपॉन AB, तो हमारा कितना बनेगा बेटा, OA अपॉन AB तो 1/2, 1K अपॉन 2K यानी 1/2। तो अब हमें रेशियो मिल चुका है 1:2 का रेशियो। क्या मिल चुका है हमें, 1:2 का रेशियो। ये वाला पार्ट 1 है और ये 2 है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, 1 है ये 2 है। हमें B का कोऑर्डिनेट मालूम है कितना 3 5, हमें A का कोऑर्डिनेट इसका कितना मालूम -4 3। अब हम आराम से इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये निकाल लेंगे। कौन सी बड़ी चीज, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट A। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या बन जाएगा, आपको पता है क्या होता है, mx2 nx1 है ना। यहां देखें अगर, तो m क्या है हमारा, यहां पर 1:2, तो 1 × 3, 2 × -4, 1 × 3 है ना, 1 × 3, 2 × -4 प्लस 2 × -4 अपॉन कितना 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, अब y पर चलते हैं, 1 × 5, 2 × 3, 1 × 5 और फिर 2 × 3 प्लस 2 × 3, बस अपॉन कितना हो गया 1 + 2। चलिए कितना बनता है देखिए यहाँ पे, तो 3 और -8, 3 और -8 कितना होगा, -5/3। यहाँ कितना होगा 5 और 6 11/3। अब चेक कीजिए कौन सा आपका ऑप्शन है, बी। ये टफ क्वेश्चन था क्या, कहीं से आपको टफ लगा हो तो मुझे बता दिए कि ये टफ क्वेश्चन था। सेक्शन फॉर्मूला क्या आपको नहीं आता, आता है। ठीक है, क्या आपको एरिया सर्कल नहीं आता, आता है। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि स्टूडेंट डरे हुए हैं, ऐसा डरने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको दिल थाम के आसानी से धीरे धीरे यूटिलाइज करो। अभी ये 1 महीने पहले आपके पास आया है और सीबीएसई ने ये अपना क्लियर कर दिया अपना माइंड कि हाँ हम ऐसे क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा तैयारी और बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है जहाँ पर 1 से 2 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, न कि घबराने की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए, है ना। न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ 7 मीटर वाइड रोड एज शोन बिलो। इस 7 मीटर वाइड रोड है, 7 मीटर वाइड रोड है, इसी रोड पे सोनाली है। ये 7 मीटर है, दिख रहा नहीं, ये रोड है आपका, ये और ये रोड की विड्थ है, ये 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, शी वांट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस d बिटवीन 2 लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। वो क्या करना चाहती है कि जो पोल 1 है और पोल 2 है इसके डिस्टेंस को ये क्या करना चाहती है, एस्टिमेट करना चाहती है, d को, d निकालना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन d इन टर्म्स ऑफ p एंड r, p और r के टर्म में कौन सा एक्सप्रेशन d को बता रहा है, ये बताना है। कुल मिलाकर बोले तो d की वैल्यू निकालनी है p और r के फॉर्म में।
अब ये क्वेश्चन तो आपने कई बार कर रखा है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, साफ साफ देखते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल आपका ये है, दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो दोनों क्या सिमिलर हैं? साफ साफ दिख रहा है सिमिलैरिटी का किस्सा है, इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। ये सिंगल क्वेश्चन मान के चलिए, सिंगल कॉन्सेप्ट है, बस कहानी थोड़ी बना दी है, अब कहानी को समझना है, ठीक है। तो चलिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर हम ट्रायंगल कौन कौन सा लेने जा रहे हैं, सबके नेमिंग कर देते हैं। अगर यहाँ पर नेम डालते हैं ए, ठीक है, ये डालते हैं बी, ये सी, यहाँ डालते हैं डी, यहाँ डालते हैं ई। तो ट्रायंगल एक है आपका ADE और एक ट्रायंगल है आपका ABC। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC लिया ना, सॉरी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो हाँ जी हैं। क्यों? क्योंकि एक तो 90 ये है और दूसरा एंगल कॉमन है दोनों में, एंगल A। तो एंगल B इक्वल टू क्या है, ये पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता, कि एंगल B इक्वल टू एंगल D है। B मतलब ABC से मतलब है, B मतलब ABC इक्वल टू ADE, ये दोनों इक्वल हैं। ये तो 90 गिवन ही है दोनों, 90 डिग्रीज, और साथ में A इक्वल टू A कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADE के, है कि नहीं? ये दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कि AB है ना, AB अपॉन AD, क्या कर सकते हैं आप कि AB, अगर AB लिया तो अपॉन क्या आएगा AD, AB अपॉन AD इक्वल टू BC की वैल्यू निकालनी है आपको, तो BC अपॉन DE। को पता है कि BC तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो BC लिया अगर हमने ऐसे, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, DE लेना पड़ेगा। लिख लिया बस। AB की वैल्यू कितनी है, देखो AB यहाँ से यहाँ तक है, इसमें AD प्लस BD आएगा। AB में क्या आएगा, AD प्लस BD, तो AD की वैल्यू P है और ये वैल्यू 7 है, तो क्या आएगा AB की वैल्यू P प्लस 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। और AD आपको मालूम है कितना है, AD हमारा P है, इक्वल टू BC की बात करते हैं। BC कितना है आपका, BC आपका ये है, ये तो हमें निकालना है, BC हमारा D है, और DE कितना है हमारा, DE हमारा R है। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल पाएंगे, और D की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से R इंटू P प्लस 7 अपॉन P। क्या ऐसा कोई रिजल्ट है, इतना सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर में है तो इतना मीटर। क्या है ये, P प्लस 7 इंटू R इंटू P आ गया। कितना इजी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, किसी क्वेश्चन में यूज हुआ है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो सिंपल है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो हमें सोचना पड़ेगा, और वही आगे चल के हमारे लिए हेल्प करेंगे। जब हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे हमारा काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे जी मेंस एडवांस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें किसी में भी एक कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो बस आपको यही यहाँ पर यूज़ करना है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, दिमाग खोल कर रखो। अगर आपने प्रीवियस सैम्पल पेपर्स या दूसरे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपसे ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है कहीं से भी। 11th-12th का तो बिल्कुल सपने में सोचना कि 11th-12th का कहीं कुछ है, इसमें सब कुछ वही है, ठीक है। बस केयरफुल होकर के देखना है, समझना है, ठीक है। तो भ्रम में मत पड़ना वीडियोज़ देख कर कहीं भी कि ये 11th-12th के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, शोन बिलो आर टू ट्रायंगल्स सच दैट लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ईच इज नोन। क्या है यहां पर कि दो साइड्स नोन हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के,
along with the given information, बोला कि दो साइड तो नोन है, ml kl और ml, kl और ml नोन है आपको, kl और ml नोन है, दिख ही रहा है क्या लिखना है, ये इसमें ये दोनों और इसमें ये दोनों नोन है। अब बोल रहा है कि इसके अलावे along with this information which is the sufficient to conclude whether KLM is similar to PQR, हमें इसको इसके सिमिलर दिखाना है, तो अदर क्या इंफॉर्मेशन और हमें होने चाहिए इन दोनों में से, क्या ये इंफॉर्मेशन चाहिए सफिशियंट है या ये सफिशियंट है या दोनों बताना पड़ेगा तब सफिशियंट होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऑलरेडी साइड्स दिए हैं, तो हम साइड के रेशियो निकाल के चेक करेंगे। हम देखते हैं कि KL अपॉन PQ की जो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू, KL अपॉन PQ की वैल्यू, KL अपॉन PQ की जो वैल्यू है वो कितनी आती है बेटा, 4/8 आती है 1/2। एक चीज़ यहाँ मालूम है हमें। दूसरा ml अपॉन RQ की वैल्यू, ml अपॉन RQ की जो वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ भी आता है आपका 3/6 1/2। अब आप पूछोगे कि आपने ये क्यों निकाला, छूटे ही पूछने का बनता है। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम साइड के रेशियो चेक करते हैं, और यहाँ पे हमें क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो मैं दिखा कि 2 का फैक्टर दिख रहा था दोनों में, इसलिए मैंने इनका रेशियो निकाल के आपको दिखा दिया कि भाई दिस अपॉन दिस KL अपॉन PQ की वैल्यू ML अपॉन RQ के इक्वल है। मीन्स यहाँ से क्या मिल रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल KLM, इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि दो साइड रेशियो सेम है। मीन्स यहां पर KL अपॉन PQ अभी हमने निकाला, KL अपॉन PQ इक्वल टू ML अपॉन R, ML अपॉन क्या है, ML अपॉन RQ है, ML अपॉन RQ है। ये दो साइड का रेशियो तो सेम है। अगर हमें तीसरे साइड का रेशियो मिल जाता है, तीसरे साइड कौन बन रहा है बेटा, KM और PR। अगर यहां पर KM अपॉन PR भी आ जाए तो हम SSS से सिमिलर बोल देंगे, है ना। और अगर हम ये दोनों नोन हैं KL अपॉन PQ और ML अपॉन RQ, ये हमें मालूम है, हमें दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस मालूम है। अगर बीच का एंगल भी मिल जाए, मीन्स KLM की वैल्यू अगर PQR के इक्वल मिल जाए तो भी हम बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। KLM की वैल्यू PQR के इक्वल आ गई तो SAS साइड का रेशियो सेम और बीच का एंगल इक्वल, तो SAS से हम बोल देंगे, किससे बोलेंगे, SAS से, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल के सिमिलर होने में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चल जाएगा, आइदर 1 या 2। इसमें लिखा है ओनली 1, क्या सिर्फ 1 से ही हो पाएगा, 1 से तो होगा, लेकिन क्या सिर्फ 1 चलेगा, नहीं, हम 2 से भी लेके चलें तो भी हो जाएगा। तो ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा, आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई एक कंडीशन मिल जाए तो सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, C। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब चल रहे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7। ठीक है। शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर P। हमारे पास एक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, विथ सेंटर P। उस सेक्टर का सेंटर P है। सेक्टर तो समझ रहे हैं आप लोग, ये एक सेक्टर है, इसको जान पहचान में लाइए। देखने में एक ग्राफ के ऊपर लग रहा है तो थोड़ा डरना नहीं ग्राफ देख करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सेक्टर है और सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर P, इसका सेंटर क्या है तो P है, ठीक है। ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर
व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई? ऑल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जितने लेंथ है वो सेंटीमीटर मापे गए, तो पीई की वैल्यू क्या होगी? आपको पीई निकालना है, ये वाला पीई निकालना है, ये ठीक है, आपको पीई की वैल्यू निकालनी है। अब आपको बोल दिया सेक्टर, आपके दिमाग में आ गया सेक्टर, तो सेक्टर का ही कांटा दिमाग में चुभा रहेगा, अरे सेक्टर से निकालना है, क्या करे क्या करे? नहीं, हमें एक ग्राफ दिया है, कहीं ना कहीं इसका यूज करना है हमें, और इसमें हेल्प लेना है हमें। देखो इसमें देखें तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनेगी कुछ ऐसी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनेगी ऐसे कुछ, तो ये यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां परपेंडिकुलर है ना? तो हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई? ये सेक्टर जरूर दिया हुआ है, हमें लेंथ पीई का निकालना है ना? तो अब यहां पर क्या यूज करें? यहां पर यूज होने जा रहा है तीन कॉन्सेप्ट। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है ट्रायंगल का, और तीसरा तो आपको सेक्टर लिख करके फंसाया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। सेक्टर जो है जो आपकी क्या हेल्प करने वाला है? सेक्टर का मतलब आपको पता है कि ये पी क्यू रेडियस को लेकर के हमने ऐसे घुमाया है और थीटा एंगल से, तो ये सेक्टर बना है। तो सेक्टर से सिर्फ हमें एक चीज यहां लेनी है कि जो पी क्यू की लेंथ है ना, पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है वो बताना है कि पी क्यू की जो लेंथ है हमारी, ये पूरी लेंथ वो ओ आर के इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, और ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमें सिर्फ ये मिल रहा है इसके हेल्प से। अब चलते हैं, हमें निकालना पीई निकालना है। व्हाट इज पीई? ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हो रहा है कि ये ग्राफ है, तो ग्राफ पर अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो आप यहां पर कोई नेम करते हैं, अगर एम और यहां रखते हैं एन, तो ओ एम की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। हमारे को मालूम है ओ एम कितना है? 3। क्यों ओ एम निकाल रहा हूं? क्योंकि ओ एम जो है वो एम है, वो ई जाकर एम पर परपेंडिकुलर बन रहा है, इसलिए मैं ओ एम की बात कर रहा हूं। तो हमें ओ एम मिल रहा है 3, हमें क्या मिल रहा है? ओ एम हमें मिल रहा है, ओ एम मिल रहा है 3, और हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है ओ एन। ओ एन की वैल्यू मिल रही है 4, ओ एन की वैल्यू मिल रही है 4। अब मैंने ऐसा कैसे सोचा और आप कैसे सोच सकते हो? वही तरीका है। मैंने क्या देखा यहां पर, जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो मुझे 2 सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिख रहा था कि अगर मुझे पीई निकालना है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल पीईएम ले लें और एक पीक्यूएन ले लें। इन ट्रायंगल पीईएम एंड ट्रायंगल क्यू पीईएन और पीक्यूएन, ये 2 ट्रायंगल हम ले सकते हैं जिनके हेल्प से हमें आसानी से मिल जाएगा। देखो अभी सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमें ये मिला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हमें ये मिला। अब हम यूज करेंगे ट्रायंगल का और हमें अपनी वैल्यू मिलेगी जो हमें निकालना है पीई। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें पीई चाहिए, तो हम पीई को लेकर चलेंगे। तो हम अगर पीई लेते हैं यहां पर, तो पीई अपन पे क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू। ये किसके इक्वल होगा? अब आपको यहां पर ओ एम मालूम है, ये आपका ओरिजिन ओ है, यहां पॉइंट पी के नाम से है, तो इसको ओ एम को हम पी एम भी बोल सकते हैं और इसको पी एन भी बोल सकते हैं। तो हमें पी एम और पी एन लेना पड़ेगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा पी एम और पी एन, तो पी एम अपॉन पी एन ले लिया हमने। बस पीई की वैल्यू हमें निकालनी है, पीई को हमने एज इट इज रखा, और पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम है। देखो पी क्यू की वैल्यू हमें 6 मालूम है, पी एम कितना है हमें मालूम है 3, और पी एन कितना है ये हमें मालूम है 4। बस, तो पीई इक्वल टू 3/4 इंटू 6, यही होगा ना। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9/2। चलिए ये आ गया 9/2 और इक्वल टू आएगा 4.5।
इतना सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो गया आपका? डी। कितना आसानी से हो रहा है। शुरू में देखने में आपको ये परेशान करेगा, बिल्कुल आप घबराना नहीं बेटा। सारी चीज़ें आप इसमें से कौन सी चीज़ें जो नहीं जानते थे, बस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट 3 यूज हुआ, कैसे कैसे यूज हुआ, किसका हमने क्या यूज किया, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन को डीप में जाकर के पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, देखोगे ध्यान से पता चल जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to the circle using these 2 points. ठीक है, a circle is drawn, 2 points are marked outside the circle. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक हम लोग, और ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने 2 पॉइंट मार्क किया सर्कल के बाहर, सच दैट ओनली 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। 2 पॉइंट इस तरह से मार्क करने हैं कि सिर्फ 3 ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। आपने वो पॉइंट कैसे लेने पड़ेंगे ये ध्यान देना है। मान ली एक पॉइंट आपने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, तब तो आपको 4 टेंजेंट मिलेंगे। यहां से ये कैसे मिल गए, ऐसे मिल गए, 4 मिल गए। आपने पॉइंट यहां लिया और यहां लिया, तो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस तरह से 2 पॉइंट लें कि दोनों पॉइंट से सिर्फ 3 टेंजेंट बने? पॉसिबल है कि नहीं? यहां क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि सच ए सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज 2 पॉइंट्स देयर विल बी 4 टेंजेंट टू सर्कल। कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आप अगर ये आंसर करके आ जाते उसको देख करके तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। वो पॉसिबल कब होगा, कैसे होगा, इसको देखना है। देखो, अभी आपने जितने भी ड्रॉ किए उस केस में क्या था कि दोनों पॉइंट एक लाइन में नहीं थे, और एक लाइन में अगर बनाते तो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अगर हम 2 पॉइंट को इस तरह से लें कि एक कोई भी टेंजेंट, हमने सपोज करो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पर, ऐसे। अब देखो, ये सिर्फ ये जो है हमने 2 पॉइंट कौन कौन से लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, हम 2 पॉइंट कौन कौन से ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने लिया है ये P, एक पॉइंट लिया Q। हमने कैसे लिया कि हमें सिर्फ 3 टेंजेंट बनाना था। इसका मतलब कि यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते, और यहां से भी इस पॉइंट P से भी, इस पॉइंट P से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ होता, इधर और इधर, और इससे भी ड्रॉ होता। हमने क्या किया, इन PQ को ऐसा लिया कि ये कॉमन टेंजेंट बन गया, दोनों पॉइंट से पास करने वाला। एक दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो सिंगल टेंजेंट बना रही है। ठीक है, तो इससे पास करने वाली एक सिंगल लाइन जो टेंजेंट बन गई, तो हमारा एक केस बन चुका है। अब यहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट और ड्रॉ किया हमने, ये ड्रॉ कर दिया, और दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ये, देखो। तो हमने ये 2 टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लिए। तो अब ये जो केस था हमारा कि क्या ये है कि नहीं, ये हमारा यहां से एक्सक्लूड हो चुका है। जो हम सोच रहे थे कि क्या ये तो पॉसिबल नहीं, तो नहीं, ये नहीं है। अब हमारे पास 3 केस है। ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या तीनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगे? आप बताइए। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, Q पॉइंट है, तो ये क्या Q पॉइंट है, तो क्या ये तीनों टेंजेंट PQ, और इसका नाम देते हैं PT, और यहाँ PT डैश, तो क्या PT QT डैश और PQ आपस में इक्वल होंगे? तो नहीं।
आपको साफ साफ दिख रहा है कि QT और यहाँ का कोई नाम दे दे तो QT और QM क्या है, ये आपस में इक्वल हैं। और आपको ये पता है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। क्यों? कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ सिर्फ सर्कल का एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो आपका TP है वो PM के इक्वल है और TQ QM के इक्वल है। तो TP प्लस T'Q ये किसके इक्वल होगा, MP प्लस MQ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और MP प्लस MQ क्या हो जाएगा, PQ। तो यहां पर तो साफ साफ क्लियर हो गया कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला इनका पता नहीं लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला टेंजेंट दिख रहा है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, यहां से साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, पहले दूसरा भी एक्सक्लूड हो चुका है। बोथ द पॉइंट लाई ऑन द वन ऑफ द टेंजेंट, ये बोथ पॉइंट लाई ऑन द वन ऑफ द, ये तो दोनों पॉइंट हैं वो किसी एक टेंजेंट पे लाई करेंगे, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। द टेंजेंट एंड द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट इन टोटल। जो टेंजेंट है वो सर्कल है, उस पे 2 ही कॉमन पॉइंट होंगे, जबकि यहां पर कितने कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3। तो ये भी हमारा ट्रू नहीं है। तो ट्रू कौन सा होगा, बी। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट KQ KP एंड LM। ये आपको 3 टेंजेंट दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? KP दिख रहा है आपको, KP ये वाला KP, KQ और LM, ये 3 टेंजेंट हैं। आपने देख लिया एक टेंजेंट ये और ये, ठीक है। चलिए अब क्या है, QL इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। KL 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। PM इक्वल टू हाफ KL, PM कितना है, ये हाफ KL के इक्वल है। PM इक्वल टू क्या है, हाफ KL। ये PM जो है ना KL का हाफ है, यानी कि ये भी पता चल गया हमें। क्या क्या दिख गए, हम लिख लेते हैं एक बार। QL हमारे पास है, QL है हमारे पास 2, ठीक है, और KL है हमारे पास 6, KL है 6, और हमारे पास क्या है, PM मालूम है कितना, हाफ KL इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। तो ये 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट है। अगर सेंटीमीटर में तो ये सारे सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ LMK? आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है LMK की। ऑप्शन 50, 65, 80 कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। आप कैसे सोचेंगे? आपको इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, हम ये अगर हमें पता चल जाए कि अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसमें कोई आपस में अगर रिलेशन मिल जाए, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है। अगर हमें ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ कोई मिल जाती है, अगर ये लेंथ इक्वल होगी तो हम आसानी से एंगल को निकाल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर पॉइंट डालें, सेंटर को मिलाएं और फिर कोशिश करें मिलाने की, निकालने की, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस साइड्स में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, ये वाली लेंथ निकालते हैं कि ML की लेंथ कितनी होगी या KM की लेंथ कितनी होगी। तो KM की लेंथ तो हमें मिल जाती है, कितनी मिलेगी KM बताओ? KM हमारी है, सॉरी पहले KP मिलेगी। देखो KP किसके इक्वल है, ये जो टेंजेंट है, K से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, KQ और KP। तो KQ और KP की लेंथ आपस में इक्वल होगी। क्यों होगी?
क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए KP जो है KQ के इक्वल है। ठीक है, तो ये KQ कितना होगा, KQ जो इक्वल है वो KL प्लस QL के इक्वल है, KL प्लस QL के, और KL हमारा कितना है 6, QL कितना है 2, तो हमारा 8 हो गया। तो KP की वैल्यू भी हमारे पास 8 हो गई। हमारे पास KP की वैल्यू 8 मिल चुकी है। हमारे पास क्या मिल गई, KP इक्वल टू 8। कौन सा KP, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू हमें 8 मिली है। और हमारे पास PM कितना है, PM कितना है 3, ये हमारा कितना है PM 3, तो Mn कितना होगा 3, PM इक्वल टू Mn, ये कितना होगा हमारा 3। क्यों होगा, PM इक्वल टू Mn हमारा होगा 3, ये PM है ये Mn है, कितना होगा 3, ये हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, और यहां से देखें जो QL है वो Ln के इक्वल है, तो QL इक्वल टू Ln, ये कितना होगा हमारा, देखो QL और Ln, QL की वैल्यू हमारी Ln के इक्वल है कि नहीं है, तो है। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो काम यहां हुआ वही काम यहां। QL कौन सा बेटा, या ये वाला QL, ये Ln के इक्वल हुआ, क्योंकि टेंजेंट अगर L माने तो L पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, QL और Ln, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये कितना, तो ये भी 2 आ गया। तो मैं क्या देखता हूं यहां से कि QL और Ln की वैल्यू 2 मिल गई, तो यहां से हम टेंजेंट ML का लेंथ निकाल सकते हैं कि ML का जो लेंथ होगा, ML कौन सी, इस वाले टेंजेंट का लेंथ ML का लेंथ कितना होगा, देखो ध्यान से बेटा, ये ML, इसकी लेंथ 3 और प्लस 2, क्या इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। ML इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, Ln प्लस Mn, Ln प्लस Mn। ठीक है बेटा, तो Ln की जो वैल्यू है वो 2 है और Mn की वैल्यू 3 है, तो 5। तो हमें ये पूरी जो लेंथ मिल गई, कौन सी लेंथ, ये वाली, वो मिल गई हमें 5। कहाँ से, यहाँ से, ये हमें Km कितना मिला है, हम Km की वैल्यू निकालते हैं। देखो Km, हमारा Km कितना होगा, तो पूरी हमारी लेंथ Kp कितनी है 8 और Pm कितना है 3, तो Km की वैल्यू हमारी मिल जाएगी कितनी, देखो Km इक्वल टू हो जाएगा Kp माइनस Pm, Kp माइनस Pm, और ये हो जाएगा आपका Km इक्वल टू 8 माइनस 3, तो कितना हो गया बेटा 5। तो ये कितना मिल गया आपका 5। क्या देख रहे हैं कि ML और Km इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आ गई। क्या मिल गया हमें, ML इक्वल टू Km, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों साइड इक्वल हो गई 5 सेंटीमीटर के, तो ये दोनों 5 हो गए। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये वाला 5 है और ये वाला भी 5 है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। हमें एंगल कौन सा निकालना है, LMK, हमें निकालना है ये वाला एंगल LMK। तो हमें ये पता है कि जो एंगल कौन कौन सा इक्वल है, ये K और L, मीन्स बोलेंगे क्या कि अब मैं इसको यहां पे कर देता हूं, ठीक है ना, कि आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है कि यहां पे आपको क्या मिला हुआ है, देखो आपको मिला हुआ है MK इक्वल टू ML, ये आपको मिला हुआ है MK इक्वल टू ML। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मींस एंगल MKL, एंगल MKL इक्वल टू क्या हो जाएगा, KLM, KLM, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली जो साइड है
इस वाले साइड के इक्वल हो चुकी है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों इक्वल हो गई? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या हुआ? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये एंगल इक्वल हो गए दोनों, तो ये 50 तो ये 50 इक्वल टू 50, क्योंकि आपके पास k की वैल्यू MKL की वैल्यू कितनी थी? 50, तो ये KL में कितना हो गया? 50, ये हो गया 50। तो अब क्या निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, बताइए, डायरेक्टली आ सकते हैं। 50 ये 50 तो कितना होगा? ये 80 है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यहां से हमने यूज किया और m की वैल्यू निकाल ली, कितना? LMK या KML, KML या LMK, LMK इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 50, तो आ गया आपका 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। ये तो आप समझदार हैं, आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 है। हमने यूज़ कर लिया, निकाल लिया। तो आपका कितना आंसर आ गया इसमें? 9th का C। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको समझने में हेल्प मिलेगी। टाइम देना, समझना कि कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 क्या है? फिगर में आपके सामने यहाँ थीटा गिवन है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। साथ में आपको AB और PQ पैरेलल दिया हुआ है। AB ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला भी थीटा है, तो ये भी एक थीटा होगा, है ना। तो आपको निकालना है कॉस थीटा। आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, कितना होता है बेटा? B/H होता है ना। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में चलें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है पूरा, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो अगर नीचे वाले ट्रायंगल में चले, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा की वैल्यू B/H, यानी B की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू Z है, अपॉन ये क्या हो जाएगा? B+Y, Z/B+Y आपने लिख दिया। लेकिन इसमें आंसर में कहीं वो नहीं दिख रहा है। फिर आप, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एक पैरेलल वाला सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसलिए भी कितना हो गया? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? अभी ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने? OPQ लिया था, इन ट्रायंगल OPQ। अब ट्रायंगल हम लेते हैं छोटा वाला OAB या OBA, इन ट्रायंगल OBA। OBA में क्या देखते हैं? OBA में कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो C/B के इक्वल है। B/H तो ये भी होगा, तो बेस हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे? C, और ये क्या मिलेगा? B, C/B। ये दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे रेशियोज, लेकिन यहाँ वैल्यू में जो होगा उसी को लेंगे, तो C/B, तो हमारा B आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है? क्वेश्चन है सिंपल, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट डाला गया है, ताकि आपको लगे कि पता नहीं किस वाले चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, आपको पता ना चले। मेन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना सिखाया जा रहा है, घबराना नहीं, करते जाना आगे। द साइन ऑफ एन एंगल इज राइट ट्रायंगल इज 4/5, सबको पता है। यहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू दी रहे 4/5, तो सब लोग आराम से बता देंगे कि भाई ये 4/5 में ये P/H के इक्वल होता है, और P की वैल्यू 4K हो गई, और B की वैल्यू हमारी H की वैल्यू हमारी 5K हो गई, ये सबको पता है। और अगर आपको बोले कि B कितना होगा, तो B आप निकाल पाएंगे PH² माइनस P², और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी? 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 25K² माइनस 16K², और ये आपका आएगा 9K² और अंडर रूट
करेंगे तो आ जाएगा 3k। P अपॉन H हमने बिना क्वेश्चन पढ़े ये क्यों निकाला, मुझे क्वेश्चन पता है इसलिए मैंने फाइंड आउट कर दिया। आप यहां पर आ चुके हो, साइन दिया हुआ है, P अपॉन H ये होता है, दो साइड आपको पता है, एक तो 4k और 5k, तीसरा कितना होगा तो 3k होगा, ये हमने निकाल लिया कि ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे वो 4k 5k और 3k, या बोलें कि 4:2, अगर हम लिखें ऐसे करके 3:4k:5k के रेशियो में होंगे, या 3:4:5 के रेशियो में होंगे। ट्रायंगल के साइड इस रेशियो में होंगे। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपने बोला एक 4 एक 5, तो अगला क्या होगा पता नहीं। आपने सपोज किया कि भाई साइन थीटा P अपॉन H होता है, H अगर हम 4 और 5 मानते हो तो 3 आता है, 3 तो कहीं है नहीं, आपने K सपोज नहीं किया तो आप फंस गए। तो ऑलवेज यहाँ पर आपको ये शिक्षा क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या टीचिंग मिल रही है, कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है कि यहाँ जो रेशियो है ना उसको हमेशा K के साथ मानना है, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मानना चाहिए, जो कि आप गलती करते हैं। अब यहाँ से ढूंढना आपके लिए आसान है कि इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें से कोई एक आएगा। कौन आएगा आपको साफ दिख रहा है कि अगर K की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमें ये वाला रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज हम कुछ भी रखें, हमें वैल्यू इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, C होगा, क्योंकि यही 3:4:5 के रेशियो में है। क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 4/5 थी, तो हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ से भी cos थीटा की वैल्यू 4/5 मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सीखनी थी, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और रेशियो जो हम मानते हैं उसमें डायरेक्ट जो वैल्यू मानना है वो नहीं मानना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होकर 4, 5, 9 और 4, 5 लिख करके फिर उसका स्क्वायर रूट करके चले आएंगे। ठीक है, तो साइन था तो P अपॉन H था, हमने B निकाला और B तीनों का रेशियो लिखा और यहाँ पे हमें मिल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, द मार्क्स obtained by a set of students in exam are recorded in a grouped frequency table. The maximum number of students are found to be in the range of 70-80. ठीक है, बोला कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, ये क्लास इंटरवल है, 70-80 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 70-80 में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70-80, इसके बिफोर रेंज क्या हो गए बताओ, 60 to 70 होगा, इसका बिफोर रेंज होगा 60 to 70, कितना होगा 60 to 70, और आफ्टर रेंज क्या होगा 80 to 90। अगर बोल रहा है बिफोर और आफ्टर में आपके जो नंबर्स है वो सेम है, यहाँ पर अगर नंबर को हम x मानते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर जो थे वो x थे, और इन दोनों नंबर को हमने y मान लिया, ये हमारा y, ये भी हमारा y है, ये तीनों अननोन है हमारे पास। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोड क्या होगा इसका, इस डेटा का मोड बताइए। अगर आपने मोड का फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद है, तो उस फॉर्मूले पे जाते हैं कि मोड का फॉर्मूला होता क्या है। मोड इक्वल टू होता है L प्लस ये हमारा होता है F1, ये होता है हमारा F0, ये है हमारा F2। F1 किसको बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को, क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये हमारा जो क्लास है वो मॉडल क्लास है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सबसे अधिक है। तो ये हमारा क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। ये हमारा मॉडल क्लास है, और इस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी हमें वो नोन नहीं है, बस ये मॉडल क्लास हमें पता है। ठीक है,
तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। यही होता है ना फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला। अगर आपको अच्छी तरह याद है, नहीं है तो चेक करो, यही होगा फॉर्मूला। अब आपको जो जो नोन है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी और मोड निकालना है सिंपली। लेकिन आपको दिख रहा है भाई यहाँ कुछ मालूम हो तब तो निकालें, आप कंफ्यूज हो गए, डर गए, छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, शायद आंसर मिल जाए, क्यों नहीं। अब हम सबसे पहले लिखें कि हमारी वैल्यू किसकी किसकी क्या है। हमारे पास L है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 70, तो L कितना मिल गया हमारे पास 70, ठीक है। इसके बाद F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 की वैल्यू हमारी x है। अब हमारे पास क्या है F0 हमारा कितना है y, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल दी हुई है इसलिए F2 भी हमारा कितना है y, ठीक है। और h हमारा क्लास साइज है और h की वैल्यू हम क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 80 माइनस 70, 70 माइनस 60, तो ये मिल गया 10। चलिए L की वैल्यू 70 पुट किया, ठीक है। F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू हमारी कितनी है, F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू हमारी है x, तो x माइनस वाई अपॉन नीचे कितना आएगा 2x माइनस वाई माइनस वाई इंटू h कितना है हमारा 10, तो नीचे कितना होगा बेटा 70 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन L प्लस है ना, प्लस है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लें इसको, कंफ्यूज करेगा फिर आपको। हाँ तो चलिए आगे। अब यहाँ पर हमारा कितना है 70 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 2y, तो 2 कॉमन सकते हैं, कितना आ गया x माइनस वाई इंटू 10। x माइनस एक्स वाई क्या कैंसिल, देखो एलिमिनेट हो गया x वाई, 2 5 जा 10, कितना आंसर आ गया बेटा 70 प्लस 5 और आपका आंसर हो गया 75। तो ये आंसर है 75, चेक करो 75 हो गया कंप्लीट। कितना आसान है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर जो गिवन था कुछ भी नोन नहीं था, फिर भी रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। जो गिवन डेटा है उसका इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस के साथ वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है, देख के फिगर डरना नहीं, घबराना नहीं, सोच समझ के करने की कोशिश करनी है। इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर रोस्ट ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विथ सेंटर O। एक स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है, मतलब इसका साइड्स क्या है ना 1 है सारे। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ विथ सेंटर O। ये एक सेक्टर है पूरा, एक सेक्टर के अंदर स्क्वायर है। Along with the above information, which of these sufficient to find the area of sector POQ? POQ आपका सेक्टर है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सिर्फ ये पता है कि ये यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर की साइड पता है, हमें साइड ऑफ स्क्वायर पता है, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर पता है कितना है भाई, तो 1 है। साइड ऑफ स्क्वायर 1 पता है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें 1 पता है, तो हम ये रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हमारा स्क्वायर का डायगोनल है, तो हमें रेडियस ऑफ सेक्टर पता चल जाएगा। यहाँ से रेडियस ऑफ सेक्टर पता है हमें, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है हमारा, तो ये डायगोनल के इक्वल है,
डायगोनल के इक्वल है, ठीक है। और डायगोनल कितना है हमारा, डायगोनल हमारा है OT, और OT की जो लेंथ होगी 2, क्या होता है आपको पता है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू √2। तो साइड हमारा है 1, है ना, साइड √2, साइड इंटू √2, साइड है 1, 1 इंटू √2। तो हमें कुल मिलाकर कहें कि डायगोनल मालूम है √2, ठीक है। यूनिट स्क्वायर है, हमें डायगोनल मालूम है √2, हमें डायगोनल मालूम है √2, हमें ये पता है। कुल मिलाकर ये बोलें कि अगर हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमें दो चीज चाहिए, क्योंकि सेक्टर के फॉर्मूले में, सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसमें θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr², एक होता है थीटा, एक होता है r²। दो चीज चाहिए, r नोन है हमें रेडियस कितना मिल गया, रेडियस मिल गया √2, हमें थीटा चाहिए नोन। यहां कहीं लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, जी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट स्क्वायर पता है, तो हमें रेडियस मिल चुका है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये, है ना। रेडियस ऑफ सेक्टर POQ चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि रेडियस तो निकाल ही चुके हैं। आर्क ऑफ लेंथ PQ चाहिए, क्या इस लेंथ के हेल्प से हम एरिया निकाल, हम सेक्टर निकाल पाएंगे। अगर हमें ये आर्क लेंथ मिल जाए तो क्या हम सेक्टर का एरिया निकाल पाएंगे। हमको पता है कि आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है ये आपको पता है, θ/360 इंटू 2πr। अगर हमें ये मिल गया, अगर हमें ये मिल गया, अगर हमें ये मिल गया, तो यहां वैल्यू पुट करते ही आर मालूम है, थीटा क्या हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, और थीटा मिल गया तो हम सेक्टर का एरिया निकाल पाएंगे। हाँ, हमें इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, अगर हमें ये मिल गया तो इससे हम लोग थीटा ले लेंगे और उस थीटा के हेल्प से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाएंगे, इसलिए हमारा आंसर C करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये जस्टिफिकेशन होगा, समझने का तरीका होगा। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर होना चाहिए कि हमें रेडियस मालूम है, थीटा चाहिए था, और थीटा डायरेक्ट हमें यहां पे कहीं लिख नहीं रहा, एरिया बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है, वो तो हमें सब मालूम है, हमें सिर्फ ये मिल जाए तो थीटा निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, बस काम खत्म। तो हमें C हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ देख के बिल्कुल मत घबराना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ना। आपने AP पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें सीक्वेंस पढ़ना था हमें। तो एक फिबोनाची सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होता है, इसमें आपके सामने मेंशन है कि अगर पहले दो टर्म को छोड़ दें तो उसके बाद के जितने भी टर्म है ना वो प्रीवियस टर्म में सम करके मिलते हैं। जैसे 1 में 1 सम किया, 1 में 1 सम किया तो 2 आ गया, 1 में 2 सम किया तो 3 आ गया, ठीक है, 3 में 2 सम किया तो 5 आ गया, 5 में 3 सम किया तो 8 आ गया। तो बाद वाले में एक को सम करके जो सीक्वेंस मिलता है ना फर्स्ट 2 टर्म को छोड़ करके, तो उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। मैंने एपी का वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने इस टर्म को नहीं डाला, वो दिमाग से निकल गया था उस टाइम, बट आपके सामने ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ बेटा आपको कि आपने देखा कि क्वेश्चन कितने टिपिकल हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे वीडियो पर ज़रूर जाना, जो मैंने अभी 1 शॉट बनाए हैं वीडियो, उसमें मैंने स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में। वो कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छी तरह से लर्न करना, समझना,
अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो और उस पर जो पैटर्न वाइज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छी तरह से कर लेते हो तो इन क्वेश्चंस में आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को मैंने ऐसे एपी में भी प्रॉपर्टीज़ पूरी बता रखी है, तो प्रॉपर्टीज़ बीच बीच में मैंने बताया, तो उन सबको अगर पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा आप क्लियर कर लोगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में अगर आ जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगर आपको एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है मेरी बातें, तो अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना और एक लाइक्स ज़रूर डालना अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही हो, आपको सारी बातें समझ आ रही है, क्योंकि जो आपका लाइक्स है ना वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं और अच्छे वीडियो और इसके बाद जितने भी और भी क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करके आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, तो ज़रूर करना ये काम। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये यूनिट स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है, फिबोनाची सीक्वेंस इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड, द टर्म्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये जो टर्म्स हैं वो स्क्वायर के साइड लेंथ को दिखा रहे हैं। जैसे देखो, अगर यहाँ पहला टर्म क्या है, जीरो, तो जीरो के लिए तो कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन पहला वन है तो वन के लिए वन स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा टर्म वन है तो ये दूसरा वन स्क्वायर, एक स्क्वायर, यहाँ वन लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है टू, तो ये दो यूनिट स्क्वायर मिलकर एक स्क्वायर बना दिया, ये टू स्क्वायर वाला हो गया। देखो, टू यूनिट का एक स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद क्या आता है, टू के बाद थ्री, तो अब यहां से देखो, ये एक और ये दो, तीन, ये तीन आपका थ्री का स्क्वायर। मैं इसको अलग अलग कलर से दिखाते चलूँ अगर, तो ये देखो, ये वाला आपका ग्रीन वाला थ्री का हो गया, है ना। ये आपका जो हुआ है, इसको येलो से दिखा देते हैं, ये टू वाला येलो से हो गया, ये वन वाला दोनों है, दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद टू और थ्री कितना होता है, फाइव। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, टू और ये थ्री, फाइव, तो ये पूरा फाइव वाला स्क्वायर है, दिख रहा है बेटा आपको। ये देखो, ये बिल्कुल, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका ये फाइव वाला स्क्वायर है। ऐसे ही सो ऑन बढ़ता जा रहा है। और ये कितना वाला है, देखो, ये फाइव है और ये थ्री एट है ना, तो ये एट वाला स्क्वायर है। और ये एट है और एट के बाद ये कितना है, फाइव, तो थर्टीन, ये थर्टीन वाला स्क्वायर है। इस तरह से सारे स्क्वायर्स यहाँ दिखा रखे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अभी तो थे आप एपी में, पढ़ाया आपको एपी और पूछ दिया सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है शेडेड पोर्शन का। ये सेक्टर बन रहा है ना, एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है बताओ। इस कोऑर्डिनेट का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा कितना है, यहाँ पर सीक्वेंस दिखाया, तो ये 1 था, ये 3, ये 2, तो पूरा 3 हुआ ये वाला, और फिर तो ये पूरा 3 का हो गया था, और 3 और ये 2, 5, ये पूरा 5 का था, तो 5 और ये 3 कितना हो गया, ये 8 का हो गया, तो ये 8 का बना हुआ है। ठीक है ना, तो आपको पता है आपको निकालना है इस सेक्टर का एरिया। तो अब आपको बताओ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका रेडियस कितना है, 8 है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका रेडियस कितना है, 8 है। तो एरिया इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर कितना है, 8 का स्क्वायर, 1/4 पाई इंटू 64 और यहाँ से 16, तो कितना हो गया, 16 पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कौन सा आ गया, 16 पाई, ये वाला आपका आंसर हो गया। कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, आसान है, बस आपको भुलवाने के लिए पहले सीक्वेंस पढ़ाया, फिर आपको सेक्टर का निकालने को दे दिया। तो इस ग्राफ में आपने वैसे भी काउंट करते और यहाँ से पढ़ के भी किया तो बात एक ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, shown below in the solid made by joining a right circular cylinder and a hemisphere of equal radius, the total surface area of the solid is equal to the surface area of sphere
विद द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये तो आसानी से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो सॉलिड है ना इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, कि जो इसका एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मैं इसको लिखता हूं यहां पर, लिख लेता हूं एक बार, कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये इक्वल टू किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल है। वो कैसा स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस क्या है, इससे इसके रेडियस का ट्वाइस है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 2r है, बस खत्म। इसका यूज करना है और आपको निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ सिलेंडर इन द अबव सॉलिड। आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। आपने हाइट को मान लिया h, कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, h है, ये मान लिया, ठीक है, और h की वैल्यू निकालनी है आपको। तो चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ, यहां पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ये लिख लिया आपने, इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करोगे, इतना सारा स्टेप लेने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिठाइए, ये कितना होता है, 2πr² होगा, है ना, यहां पे होगा 2πr²। क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि नीचे का एरिया तो ढका हुआ उसमें, प्लस ये कितना हो गया 2πrh, ये कितना हो गया 4πr², तो r कितना है 2r का स्क्वायर। अब यहां सॉल्व करते हैं, देखो 2πr² इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2πrh की जो वैल्यू होगी वो देखो यहां पे कितना आ रहा है 16, 4r² बनेगा, ये 4 4 16, ये 16πr² माइनस क्या लिखा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड था ना, हमने नीचे का तो नहीं लिया ना, नीचे का एरिया भी तो होगा इसका, हाँ नीचे का एरिया भी हमें लेना पड़ेगा। इसमें 2πrh प्लस πr² आएगा, और πr² और आएगा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब इसमें हमें ये भी लेना पड़ेगा, चेक करते हैं, इसका भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया भी कितना होगा, यहाँ पे जो बनेगा πr² बनेगा, एक और गड़बड़ ना हो, ध्यान देना। तो 3πr² जाकर माइनस होगा 3πr², तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका 13πr² 2πrh। तो यहां से देखें तो r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h इक्वल टू हो गया 13r/2। 13/2 कितना हो गया देखो, डिवाइड करो 6.5r, 6.5r ये होगा, 7.5 मत कर लेना, ये वाला नीचे का एरिया भी इसका दिखेगा, टोटल सरफेस एरिया में नीचे का पोर्शन भी आएगा, ठीक है ना, नीचे वाला भी आएगा, काउंट करेंगे तो 6.5r होगा, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया 15। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है,
अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू से यहाँ पर हम कैसे क्या करें, तो आपको बताया था कि आप सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस साइन कॉस में चेंज कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो कॉट थीटा को हमने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉसेक को लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन आएगा। देखो एक कॉस के साथ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये साइन ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे, तो ये साइन चला गया ऊपर, साइन थीटा हो गया, और नीचे कितना आ गया, साइन इंटू कॉस, यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये दोनों तो नीचे ही आएंगे ना, क्योंकि एक कॉस तो इस कॉस के साथ कैंसिल हो चुका है, एक कॉस बचा है, साइन कॉस नीचे आ गया, तो ये साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक इसके इक्वल है बेटा सेक थीटा के। तो सेक थीटा को आंसर दे, देखो ये सेक थीटा, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्या है, द हाइट ऑफ प्लांट इन दीप्ति गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर। मीडियन प्लांट हाइट कितना है, 55 सेंटीमीटर है, मीन्स मीडियन गिवन है। ये इजी क्वेश्चन है, आपको आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो 0 to 20 क्लास साइज दी, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, है ना। इस क्वेश्चन में कोई खासियत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, और सीधे वैल्यू निकालनी है आपको एक्स की। यहाँ पे क्लास इंटरवल मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 2x, 4, 4x, 8 और 4। आपको मीडियन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि मीडियन फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियन इक्वल टू होता है, आपको पता है, m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। L क्या है पता है आपको, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास और मीडियन क्लास। और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। H क्या होता है, क्लास साइज। ये मैंने इतना लिख के टाइम खराब किया आपके लिए, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। डायरेक्टली फॉर्मूले में चलते हैं, फटाफट एफ निकालते हैं। पहले CF निकाल लेते हैं, CF क्या होगा, CF निकालिए फटाफट, चलिए। और यहाँ से आपको ये सम भी मिल जाएगा n की वैल्यू। तो ये हो गया 2x प्लस 4 ऐड किया इसमें, फिर इसको इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, 6x प्लस 4, 6x प्लस 12, 6x प्लस 16 मिल चुका है। ये मिल गया 6x प्लस 16। तो आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ वैल्यू क्या मिल रही लिखते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं पहले। मीडियन कितना है, 55। अगर मीडियन दिया हो तो मीडियन क्लास हम क्या करेंगे, उस क्लास में जा करके 55 कहाँ पे लाई करता है उसमें जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा मिडिल क्लास, क्योंकि 55, 40 और 60 के बीच लाई करता है। अगर ये मालूम नहीं होता तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, सोच के बताना, मोड नहीं है ये। अब आपको पता है किसको करते हैं, मुझे तो पता है यहाँ पर। तो 55 हमारा हो गया 40 और 60 के बीच में, ठीक है। तो अब ये हमारा मिडिल क्लास हो गया। तो L की वैल्यू हमारे पास 40 होगी, मिडिल क्लास की लोअर लिमिट 40 है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, n निकालना है। n हमारे पास पता है और n/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। n हमारा है 6x प्लस 16, 6x प्लस 16/2, तो 3x प्लस 8 है ना, यही है।
n/2 निकल गई। हमें और क्या चाहिए, CF चाहिए। तो CF होता है जो मिडिल क्लास है उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। तो कितनी है, 2x+4, ये आ गया 2x+4 प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। अब क्या चाहिए आपको, CF के बाद अब चाहिए आपको F, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 4x। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग वैल्यू, निकालें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट करें इसमें, m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, L प्लस n/2। L हमारा है 40 प्लस n/2, n/2, n कितना है हमारा, n/2 की वैल्यू पता है हमें, 3x+8 है, 3x+8 है, माइनस CF कितना है, 2x+4 माइनस 2x+4। तो अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो -2x -4 ये बन जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पर m की वैल्यू थी ये हमारी, ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर h है, h की वैल्यू हमारे पास है 40 माइनस 60, 60 माइनस 40 20 है, ठीक है। तो रख लेते हैं इसकी वैल्यू हम लोग 40 अपॉन यहाँ पे और कितना था, फ्रीक्वेंसी थी 4x थी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे 55 है तो 55 माइनस 40 इधर आ गया ये वाला, है ना, और ये कितना होगा x 3x माइनस 2x तो x आ गया, और ये 8 माइनस 4 x माइनस x+4 आ गया ये, और यहाँ पे कितना है 40, तो ये x चेंज आ गया, 4 से हम 4 चेंज कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 10, है ना। ये 55 माइनस 40 आ जाएगा 15 आएगा ना, हाँ 15 आ गया, और ये x जाकर मल्टीप्लाई होगा 15x बन जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 10x प्लस 40। अब इधर जाएगा तो कितना होगा, देखो 15x माइनस 10x इक्वल टू 40, और यहाँ से 5x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 8। दिस इज योर आंसर। 8 दिया हुआ है, हाँ है, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। सीधा सीधा आंसर था, बैठाना था और आपको आंसर निकालना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इतने लंबे हैं, लंबे तो है नहीं, मैं आपको लिखकर इतना लंबा दिखा रहा हूँ इसलिए लंबे हो रहे हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में करोगे जल्दी बिठा करके। 18 क्वेश्चन क्या है, बाउल, अब हम लोग एंड पे आ गए हैं MCQ के, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, उसमें हम लोग जो 2 मार्कर 3 मार्कर कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद 4 मार्कर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 18 क्वेश्चन को देखते हैं। अ बाउल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल। एक बाउल है और इस बाउल के अंदर क्या है, 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल है। मार्बल लेते हैं रेड और ब्लू, 3 रेड मार्बल, ये हमारा बाउल तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो हम मार्बल में इसको ले लेते हैं, ये हमारा मार्बल है। तो कितने रेड मार्बल है, 3 रेड मार्बल है, 1 2 और ये 3 रेड मार्बल है, ठीक है। और ब्लू मार्बल कितने हैं इसमें, 2 ब्लू मार्बल है। ब्लू मार्बल लेते हैं 2, एक ले लेते हैं यहाँ पर, एक ये हो गया आपका ब्लू मार्बल, और एक ये 2 हो गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। Rohi want to pick a red marble. Which of the following chains could she makes so that probability of picking red marble is greater than it was before? ऐसा कौन सा चेंज करे कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अभी रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल गेटिंग, अगर पिक करती है, आंख बंद करके एक मार्बल निकालती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल को हम PR से रिप्रेजेंट करें, तो अभी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी है आपकी यहाँ पे, तो 3/5, क्योंकि टोटल मार्बल कितने हैं 5, 3/5 है, ठीक है।
अब इसमें बोला कि एडिंग 1 रेड मार्बल, क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? एक रेड मार्बल बढ़ा देते हैं, इसमें रेड मार्बल बढ़ाने के बाद ये इनिशियल हो गया है ना। अब हम चेंज कर रहे हैं, एक रेड मार्बल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रेड मार्बल हम एक बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, न्यू प्रोबेबिलिटी आफ्टर इंक्रीजिंग रेड मार्बल, है ना। आफ्टर इंक्रीजिंग रेड मार्बल पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी हो जाएगी? अब टोटल कितने हो गए देखो, पहले कितने थे? 5 टोटल थे, अब हो चुके हैं 6। नीचे हो गया 6, ऊपर हो गया 4। अब ये प्रोबेबिलिटी हो गई कब? एडिंग 1 रेड मार्बल, एडिंग 1 रेड मार्बल, तो हम प्रोबेबिलिटी ये मिल गई। अब रिमूविंग 1 ब्लू मार्बल, अगर हम एक ब्लू मार्बल को रिमूव करें, अब पीछे बैक चले जाते हैं हम लोग यहाँ से, और हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमने एक ऐड किया था रेड, उसको हटा देते हैं, और हमने क्या किया यहाँ पर एक ब्लू मार्बल रिमूव कर दिया, ब्लू मार्बल को हम लोग क्या करते हैं, इस एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लू मार्बल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ब्लू मार्बल रिमूव कर दिया। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ब्लू मार्बल रिमूव करने के बाद हमारे पास टोटल कितने बच गए? 4। तो अब हमारे पास रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, 3/4, ठीक है। अब बोल रहा है एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू। अब चले जाते हैं हम प्रीवियस स्टेज में कि हमारे पास पहले से एक ब्लू मार्बल था ना, ब्लू मार्बल हमारे पास पहले से था, और हमने अब क्या किया, पहले कंडीशन ये थी, प्रीवियस कंडीशन, हमने एक ब्लू ऐड किया अभी, और एक रेड और ऐड कर दिया, हमने एक रेड मार्बल और ऐड कर दिया, रेड मार्बल और ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इतने हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी देखना बेटा, भूलना नहीं। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड की, तो कितनी हो गई? 4 हो गई टोटल, 4/6, 4 है ना। हमने एक क्या किया है यहाँ पे, सॉरी, पहले से हमारे पास 3 रेड मार्बल थे, 2 ब्लू थे, हमने रेड मार्बल भी एक ऐड किया, 2 ब्लू ऐड करना था ना, ब्लू हमने एक ही ऐड किया, एक ब्लू और ऐड करते हैं, 2 तो पहले से ही थे, तो अब हमारे पास टोटल ब्लू 3 हो चुके हैं। तो अब ये कितना हो गया देखो यहाँ पे टोटल हमारा, तो 4/7, 4/7। अब आपको ये बताना है यहाँ पर क्या हमने, ये हमें कब मिला था? ये मिला था रिमूविंग ब्लू मार्बल, रिमूविंग ब्लू मार्बल, और इसमें कब मिला था? एडिंग बोथ 1 रेड, बोथ 1 रेड एंड 1 ब्लू, इस केस में हमें ये मिला है, हमें ये मिला था, ठीक है। तो चलिए किस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है देखना है। तो PR से कौन कौन ज़्यादा है ये बताना है। 3/5 और 4/6 में अगर इसकी हम बात करें तो 2 2 4 है, 2 से 2/3 है, तो 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। आप ऐसा करें, सबको एक साथ लिख लो, 3/5 है, 2/3 है, 3/4 है, और ये 4/7 है ना। अब यहाँ से चेक करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो कौन बड़ा है। देखो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, है ना। तो यहाँ पर 3/, यहाँ पे कितना है, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, मतलब ये ज़्यादा हो गया, मतलब 2/3 ग्रेटर है। तो 3/5 से ये कौन है, ग्रेटर है 2/3। अब इन दोनों का कंसिडर करते हैं, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो आप अपने बचपन में ही पढ़ रखा है, हम इतना लंबा तो करेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा सीधा कर रहे हैं। तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो 3/5 से ये केस में भी ज़्यादा है, 3/4 भी ज़्यादा है। अब इसकी बात करते हैं, 3/5 और 4/7 मल्टीप्लाई करें तो कितना है, देखो 7 से 21, 5 4 जा 20, इस केस में अभी छोटा है, मतलब ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो इन दो केस में, मतलब अगर हम एक रेड मार्बल ऐड करें और एक रिमूव कर लें तो दोनों केस में हमें
इन दोनों केस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर दोनों में एक एक दोनों ऐड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी रेट की घट जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें? ओनली 1 and 2 होगा। कौन सा होगा? 1 and 2 ये होगा। 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन पे। 19th और 20th क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो इसमें आपको पता है कि आंसर कैसे देना होता है। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, 1 लेवल असर्शंस एंड अदर विथ रीजंस। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन करेक्टली। ठीक है, असर्शन क्या है? 2 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल करेक्ट है कि 2 प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबको पता है। कई बार आप कंफ्यूज आते हो कि 2 प्राइम कैसे होगा, ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 भी तो अपने आप में 2 से डिविजिबल है, इसलिए प्राइम होता है। तो सेल्फ से डिविजिबल है और किसी नंबर अदर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर है, ये तो पक्का है, मतलब पहला ट्रू है। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज प्राइम। क्या इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है? हमारे पास एक ये है इरेशनल नंबर है रूट अगर आप ले लेते हैं √6 लेते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है ना। रूट के अंदर जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता है, जिसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, वो होता है इरेशनल। तो ये √6 इरेशनल है, लेकिन क्या इसका स्क्वायर 6 एक प्राइम नंबर है? तो नहीं है। मतलब ये जो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ इरेशनल ऑलवेज प्राइम, ये गलत बोल रहा है, ये सही है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ही करेक्ट होने का सवाल नहीं होता, क्योंकि आपका ये गलत हो गया, तो आपका बोथ ए एंड आर, ये वाला भी करेक्ट ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, सी एक्सप्लेन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, 3 और -2, -3। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 और -2, 3। अब इसके ग्राफ से ही पूरा क्लियर कर लोगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके। देखो अगर 2, 3 की बात करें तो इस पर कहीं इधर 2, 3 होगा, x हमारा 2 है x पे और y पे हमारा 3 है, तो ये हमारा 2, 3 मिल गया। और -2, 3 कहाँ होगा? -2 और -3 यहाँ कहीं होगा। तो आपको साफ साफ पता है कि ये जो लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, क्योंकि ये 3 से, ये 2 से और 3 से बना है, ये 2 और 3 है। यहाँ पर भी ये वाला कितना है? ये वाला 3 है और ये वाला 2 है, इसी से बना है। तो ये पता है कि ये लेंथ इसके इक्वल है, इसलिए ये मिड पॉइंट होगा और इस लाइन पर होगा। तो ओरिजिन इज ओनली द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, 3 एंड -2, 3। क्या एक ही ये पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल होगा? ध्यान से समझोगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये 2 पॉइंट है, इससे इक्वल कौन कौन से डिस्टेंस पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट भी आप बता सकते हो। वैसे ये पॉइंट भी इनसे इक्वल हो सकते हैं, ये पॉइंट भी इक्वल हो सकते हैं, और इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने से भी पॉइंट हो सकते हैं। मतलब इस लाइन में, इस वाले लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, है कि नहीं? क्यों? अगर हमने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया इस लाइन का, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो जितने भी पॉइंट होंगे इससे क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसका मतलब सिर्फ ये कहना कि ओरिजिन इज ओनली द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस देन दिस, ये गलत होगा। आप कैसे इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो? इसको ऐसे दिखा सकते हो कि आप इस पॉइंट को, अगर आपने क्या माना कि एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, वो XY पॉइंट है। आप पहले भी करते हो, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि ये कितना है आपका? 2, 3 है और ये -2, -3 है। तो XY अपने पॉइंट मान लिया ओरिजिन को छोड़ करके, ओरिजिन तो होगा ही होगा, तो वो पॉइंट आपको मिलता चला जाएगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा? कैसे निकालते थे आप? तो आप डिस्टेंस निकालोगे कि भाई यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका और इसका इक्वल होगा। तो x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर प्लस x -3 का स्क्वायर, कौन सा डिस्टेंस निकाला हमने? ये डिस्टेंस निकाला। इसका नाम अगर a दें और b दें तो AB हमने निकाला, AB, और ये AB था, और हमने AB के बाद हमने CB निकाला। CB हो गया x +2 का स्क्वायर प्लस x +3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस में थे ऐसे।
देखो यहाँ पे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x है ना, माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर दो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दूसरा कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x, देखो ये 4 और 9 इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये 9 होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि 4x और यहाँ 4x है माइनस का और माइनस का 6x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा। तो इधर अगर जीरो कर दें, सब इधर ले जाएं, तो प्लस का 8x आएगा और प्लस का 12x आएगा, यानी 8x प्लस 12x इक्वल टू 0, 12y इक्वल टू 0, ये आपका आया। ये y था ना बेटा एक, ये xy पॉइंट था, तो यहाँ पर आपका ये y है, ये y है, ज़रूरत क्या है मानने की, ये y है, ये यहाँ पर ये y है, ठीक है। तो सारे तो कैंसिल, तो एक्स प्लस 12y इक्वल टू 0, तो आपका कुल क्या आ गया बेटा यहाँ पर कि 8x प्लस 12y का सम कितना आ गया आपका यहाँ पे 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 8x प्लस 12y एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें c वाला कोऑर्डिनेट 0 है, c वाला पॉइंट माने कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करता है, आप इसके अंदर 0 0 डालोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब x इक्वल टू 0 डालो और y इक्वल टू 0 डालो, तो क्या देखते हो कि ये भी 0 है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन हमें मिल चुका है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लेंगे सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बस। तो आज हमने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेकंड जो आपका है उसमें 2 मार्कर और 3 मार्कर को लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में आगे 5th मार्कर को लेकर आगे बढ़ेंगे, 5th और 4th, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, आज वीडियो कहीं एंड करते हैं। आपको आई थिंक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और बात अच्छी तरह समझ में आ रही है तो इस वीडियो को दबा कर शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जहाँ पर जिनको काफ़ी दिक्कत लग रही है इस सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो इसको लेकर आसानी से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि इस वीडियो में सिर्फ मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा है। तो अगर मैंने इतना टाइम आपके लिए दिया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको शेयर करो और जो आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड उन तक पहुँचाओ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।